Good afternoon, everybody. In this class, we are going to talk about French Revolution. It's going to be the third class of French Revolution. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 का तीसरा क्लास होने जा रहा है, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों ने अभी तक करी है। हम लोगों ने बात अभी तक क्या क्या करा है, जरा उसे रिकैप कर लें। हम लोगों ने बात करा फ्रेंच रेवोल्यूशन 28 की 1774 में लुइस 16 किंग बनते हैं, किंग ऑफ फ्रांस, जिनकी शादी मैरी एंटो एंटोनेट से हुई थी, जो कि प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया थी। लुइस 16 ने when he ascended the throne, he found an empty treasury empty treasury मिली थी, ठीक है। एंड इसके स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो जब लुइस 16 ने थ्रोन को असेंड किया तो उस समय ट्रेजरी खाली थी। उसके अलावा ही लेड unnecessary wars which put burden on the इकोनॉमी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था सोसाइटी। सोसाइटी में 3 स्टेट थे, जिसमें पहला स्टेट जो था जिसमें क्लर्जीज थे, दूसरे में नोबिलिटीज थी, तीसरे में नॉर्मल पीपल थे जो भी पीजेंट वगैरह थे। ये 97% ऑलमोस्ट थे, रेस्ट 3% में ये लोग थे। इन्हें भी एक वोट था, इन्हें भी एक वोट था, इन्हें भी एक वोट था। तो जब भी असेंबली होती थी तो उसमें ये लोग जो चाहते थे वो पास करा लेते थे, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि टैक्स इंक्रीमेंट का जो प्रपोजल आया उसे किंग ने आराम से पास करा लिया, क्योंकि दो उसी के लोग थे और इनके एक ही वोट थी इतने ज्यादा लोग होने के बावजूद। तो ये सब चीजों हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इकोनॉमिक रीजन था, कोई भी रेवोल्यूशन का कारण होता है। इससे पहला कारण था इकोनॉमिक रीजन, दूसरा था सो सोसाइटल छोड़ो सोशल लिखो, सोशल रीजन, ठीक है। सोशल रीजन था। सोशल रीजन क्या था? प्री प्रिविलेजेस प्रिविलेजेस जो मिल रहे थे फर्स्ट 2 स्टेट्स को। तीसरा अवेकनिंग ऑफ मिडिल क्लासेस, हुआ था। चौथा चौथा में आप लिखो इनलाइटमेंट, थ्रू फिलोसफर्स
ठीक है, ये 4 रीजन्स थे बेसिकली। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन में था कि भैया इसने ये ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, 13 कॉलोनीज अमेरिका के को लिबरेट कराया, उसमें पैसे काफी खर्च हुए, बर्डन बढ़ा, डेट बढ़ने के कारण इंटरेस्ट रेट जो था, जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने बढ़ा दिया था, जिसके कारण इन्हें जो लोकल सरकार की जो खर्च होती है अपने मुलाजिमों को सैलरी वगैरह देने की, वो ये कर नहीं पा रहे थे। उसके अलावा एक तरह का रेवोल्यूशन छिड़ गया था, क्योंकि लोगों, एक मिडिल क्लास ने तो के अंदर एक ये जागृति जागी थी कि भैया हम तो टैक्स दे रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो और ऊपर से टैक्स भी इन्होंने बढ़ा दिया था। तो ये सब बातों को लेके एक माहौल बन रहा था रेवोल्यूशन का। उसके अलावा मिडिल क्लास की बात मैंने करी, अभी तीस चौथी बात, बहुत सारे आपके फिलोसोफर्स आ रहे थे, जैसे कि रोसियो आ रहे थे, मॉन्टेस्क्यू आ रहे थे, जॉन लॉक थे, उसके अलावा वोल्टायर थे। इन लोगों ने भी लोगों के अंदर लोगों के अंदर इग्निशन दिया। इग्निशन क्या दिया? दे सेड कि देयर शुड बी अ सोसाइटी वेयर equal opportunities should be for everyone. There should not be any kind of reservations for the upper classes. There should be there should be liberation. There should be freedom. There should be equality. They believed in egalitarian society. They didn't believe in such a noble society. So this type के बातचीत हो रहे थे। तो हम लोगों ने अब तक, मेरा एनसीईआरटी में देखूं तो अब तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था भैया? एक सेकेंड रुक जाओ, जरा मैं अपने एनसीईआरटी में देख लूं। हम लोगों ने 1.3 पढ़ लिया था कल कि ग्रोइंग मिडिल क्लास इज विशेष टू एन एंड टू प्रिविलेजेस, की प्रिविलेजेस के खिलाफ, ये डी नहीं होगा, सॉरी, प्रिविलेजेस के खिलाफ ग्रोइंग मिडिल क्लास ने एक सपना देख लिया था, जिसमें रोसियो वगैरह की भूमिका थी। हमने जॉर्ज डाल्टन के बारे में कल पढ़ा था कि जॉर्ज डाल्टन एक रिवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन थे। जॉर्ज डाल्टन वो आदमी थे जिन्होंने पढ़ाई करी थी, बट वो पढ़ने लिखने के बाद उन्हें काम नहीं मिल रहा था। उसके बाद हमने इंग्लिश आर्थर यंग के बारे में पढ़ा था, जिनके बेटी को किडनैप कर लिया गया और बेटे को गला काट दिया गया था। ऐसा उन्होंने कहा, डिपिक्शन देखा था अपने जर्नी के वक्त। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। आउटब्रेक क्या हुआ? रेवोल्यूशन तो शुरू हो गया, आउटब्रेक क्या हुआ? तो आओ देखो। Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous sections। क्या क्या रीजन था भैया? रीजन था कि वॉर किया था भैया, रीजन था कि रेवोल्यूशनरीज को कंट्रोल करना था, तो ये सब रीजन थे टैक्स बढ़ाने के। तो हाउ वुड यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? इन फ्रांस ऑफ ओल्ड regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone। ओल्ड regime में राजा जब चाहे तब अपने इच्छा से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। तो क्या कहा, क्या रीजन था? तो ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल्स। लिखो नोट्स में, लिखो भैया, इसे नोट्स में लिखो, ये लिखो, मैं लिख भी देता हूँ बोर्ड पे। किंग कांट इंक्रीज टैक्सेस ऑन हिज विल alone। He needed to call the meeting of स्टेट जनरल। स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी जरूरी थी। अब ये स्टेट जनरल्स की जो मीटिंग बुला रहे थे, था फर्जी बात, क्योंकि स्टेट जनरल के अंदर जो लोग थे उसमें मेजोरिटी किसके पास था? राजा के पास था। क्लर्जीज, नोबिलिटीज, दो दो लोगों के पास एक एक वोट था और वो दोनों दे सकते थे। आगे पढ़ते, द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। However, the monarch alone could decide when to call a meeting। लेकिन monarch ये डिसाइड कर सकता है कि कब मीटिंग बुलाना है। The last time it was done in 1614। Last meeting of state general in 1614। ये एग्जाम में आ सकता है, वो मैं पॉइंट्स को लिख रहा हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी में लिख लेना।
ऑन 5 मई 1789, 5 मई को, आप सोचो 28 जुलाई को रेवोल्यूशन पूरी तरह से भड़का था और 5 मई को इन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग बुला ली। किसने? लुइस 16 ने। तो लिखो ऑन 5 मई 1789, लुइस 16 called the meeting of स्टेट जनरल। स्टेट जनरल की मीटिंग बुला ली। आगे पढ़ते हैं। ऑन 5 मई 1789, Louis XVI called together an assembly of State General to pass proposal of new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second state sent 300 representatives each. 300 मेंबर भेजा था पहले दो स्टेट ने, who were seated in a row facing to each other on two sides. ऐसे बैठे थे, एक तरफ 300, एक तरफ 300. While the 600 members of the third state, had to stand in the back, उन्हें कोई भी सीट नहीं मिला। तो इससे क्या मिला? 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थर्ड स्टेट ने भेजा और उन्हें कोई सीट नहीं मिला। The third state was represented by, किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा था थर्ड स्टेट? आप सोच सकते हो जो थर्ड स्टेट में होंगे वही ना, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, विमेन तो अलाउ ही नहीं थे। कौन गया था भाई? जो एजुकेटेड मेंबर्स थे, जो जो लॉयर थे, जो जो डॉक्टर्स थे, वो जो ट्रेडर्स थे, वो लोग गए थे। कौन कौन अलाउड नहीं था? पीजेंट्स अलाउड नहीं थे, आर्टिजन्स अलाउड नहीं थे और विमेन अलाउड नहीं थी। ठीक है, तो लिखो नोट्स में, हु वर नॉट अलाउड इन द असेंबली ऑफ स्टेट जनरल? आंसर लिखो, women, peasants, artisans were not allowed. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which were representatives had brought with them. हालांकि उनके जो ग्रीवेंसेस थे, किनके? पीजेंट्स के, विमेन्स के, आर्टिजन्स के, वो 4000 लेटर्स में थे और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ये सब लेके आए थे। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट had been conducted according to the principle that each state had one vote. हर स्टेट जैसे एक वोट होगा। This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice, but members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole. उन्होंने कहा, लुइस 16 का मानना था कि पहले से चला आ रहा है कि तीनों स्टेट के जाए जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें एक एक वोट होगा, बट इस बार थर्ड स्टेट के लोगों ने यह मांग करी कि नहीं भाई, एक एक वोट नहीं होगा, यहाँ 300 और हम 600, टोटल कुल 1200 लोग हैं, सबों के बीच में वोट होगा और 1200 लोगों का एक एक वोट होगा, वो लोग मिलकर वोट देंगे और उसके अकॉर्डिंग फैसला होगा। ठीक है, ये था थर्ड स्टेट वाले लोगों का मांग। आगे देखते हैं, where each member would have the one vote, यही बात मैंने बताया। This was one of the democratic principles put forward by the philosopher like Rousseau in his book The Social Contract। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक था रोसियो का, उसमें उन्होंने ये इक्वालिटी वाली बात कही थी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा किसके बीच में? लोगों और सरकार के बीच में।
मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। वॉकआउट कर दिया उन्होंने, निकल गए असेंबली से बाहर, निकल गए भाई, क्योंकि उनकी बात मानी नहीं जा रही थी तो ऑब्वियसली निकल नहीं जाएंगे और क्या करेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड themselves as a spokesperson for the whole French nation। थर्ड स्टेट वालों ने सोचा कि हम ही लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव तीसरे पूरे फ्रेंच राष्ट्र का, फ्रांस राष्ट्र का। ऑन 20 जून, 28 जून को होना है रिवोल्यूशन, 20 जून की बात अब हो रही है। 20 जून को दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलाइज। एक टेनिस कोर्ट का ग्राउंड था, वहां पे ये लोग इकट्ठा हुए। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व एज नेशनल असेंबली। हु डिक्लेयर्ड देमसेल्व एज नेशनल असेंबली? इस सबको आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। नेशनल असेंबली खुद को घोषित कर दिया कब? ठीक। दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एबे शेर, शेर इसे भी लिख लेते हैं। स्पेलिंग क्या भैया? मिराबियो एंड एबे शेर, फ्रेंच में लिखा है। एबे शेस, तो दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एबे शेस। ठीक है, इनके द्वारा इन्होंने लेड किया किसे? नेशनल असेंबली को। ये सब लिख लेना भैया, एग्जाम में आ सकता है। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड ऑफ वर्सलाइज। ये सब भाषण वगैरह दिए, नेता लोग को भाषण देते ही हैं, ये लोग नेता बने थे नया नया, तो भाषण भाषण दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबेसेज ओरिजिनली अ प्रीस्ट। एबेसेज जो था, ये एबेसेज ये ओरिजिनली एक प्रीस्ट था, पुजारी था, जिसे पहले से ही प्रिविलेजेस मिले हुए थे, बस दिमाग खुला, ऐसे लगा ये सब गलत है, खिलाफ हो गया। wrote an influential pamphlet called What is the Third State? इसने क्या लिखा था? एक पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम क्या था? What is the third? ठीक है। On 14th, अब आगे घटनाक्रम देखते हैं। A several winter had meant a bad harvest. The prices of bread rose. Often, a bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the time, the king ordered troops to move into Paris. On 14th July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. क्या हुआ? हुआ ये, ठंडी के कारण हार्वेस्ट अच्छा हो नहीं रहा था, तो रोटी की कीमत बढ़ते जा रही थी। जो बेकरी वाले थे, जो ब्रेड बनाते थे, उन लोगों ने जमाखोरी शुरू कर दी। मौके का फायदा उठाते हैं ना लोग, जब चीजें मार्केट में कम हो जाती हैं तो दुकानदार लोग क्या करते हैं? ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। वे इसे जमाखोरी करने लगते हैं, वो उसे इलीगली डंप करने लगते हैं, जमा करने लगते हैं और उसे ज्यादा दाम पे बेचते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा था, तो औरतों को गुस्सा आ गया भाई, ये ऐसा क्यों कर रहे हो? तो एंग्री औरतों का भीड़
शॉप में घुसा और शॉप को लूट लिया। और आगे क्या हुआ, किंग ने ऑर्डर दे दिया तब और सैनिकों को कि भैया पेरिस में घुसो और लोगों को कंट्रोल करो। इससे और ज्यादा लोगों में गुस्सा आया कि अच्छा हमारे खिलाफ आर्मी उतार रहे हो। तो 14 जुलाई को बेस्टाइल नाम का एक जेल था, उसे जाकर लोगों ने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? वाई डिड दे डिस्ट्रॉयड बेस्टिल? ये क्वेश्चन बन सकता है। वाई डिड दे, ये लिख देता हूँ, वाई डिड दे डिस्ट्रॉयड बेस्टिल? Because the Bastille stood for the dis of the king। राजा के निरंकुश शक्ति का वो एक 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 रिप्रेजेंटेशन कर रहा था स्टाइल, इसीलिए उसे लोगों ने ध्वस्त कर दिया। इन द कंट्री साइड, गांवों में रूमर्स फैल गए कि lords of manor had hired bands of brigands, who were on their way to destroy the rip crops। ऐसा गांव में फैल गया कि जो जमींदार लोग हैं उन्होंने गुंडे हायर कर लिए हैं जिनका काम है कि आए और पके जो खेत में जो क्रॉप्स पक गए हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे। ऐसा अफवाह उड़ गया। अफवाह उड़ता है। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Cossacks. Records of manorial dues। देखो सुनो, हल्ला उड़ गया, ऐसा र्यूमर उड़ गया कि ऐसा खेतों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। किसानों ने अपने फावड़े, अपने अपने हसिया वगैरह को इकट्ठा किया और उन्होंने धावा बोल दिया कहाँ पे, जमींदार के घरों पर। और वहां पर जाके जो भी उनके लैंड ड्यूज थे, टैक्स के ड्यूज थे, उसे समाप्त किया, खत्म कर दिया और उन्हें भी स्लॉटर कर दिया। ठीक है। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries। बहुत सारे नोबल्स तो भाग गए हैं गांव छोड़कर। गांव क्या कहो, शहर छोड़ के, देश छोड़ के भाग गए, आसपास के देशों में भाग गए। Faced with power of revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would now on the checked by Constitution। इतनी ज्यादा आतंक मचाए लोग कि लुईस 16 को मानना पड़ा कि नेशनल असेंबली, जो कि थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाया गया है, जिसका लीडरशिप मिराब्यू और सीज कर रहे हैं, उसे रिकॉग्निशन दिया जाए, उसे माना जाए, मान्यता दिया जाए और एक्सेप्ट किया कि आज के बाद से उसके पावर को कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा। इट मींस देयर वुड नॉट बी मोनार्की, देयर वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 को। अच्छा, इसके पहले एक बात और समझ लो, इस बीच में लोगों ने मिलिटिया बनाया और इधर उधर सरकारी बिल्डिंग्स को लूटा, बेस्टाइल को तोड़ा, तो फिर उसके अंदर की ईंट वगैरह को भी बेचा। ये सभी चीजें हुई, पर वो उतनी जरूरी नहीं, इसलिए मैं उसे नहीं बता रहा। फर्स्ट पेज पे ही है दिया हुआ। देखिए, ऑन 4 अगस्त 1789 फ्रांस क्या हो गया, मोनार्क से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। On 4th Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes। Members of clergy were too forced to give up their privileges। अच्छा, फ्यूडल सिस्टम जो चल रहा था कि नोबल्स लोग
जमीन देंगे, खेती कराएंगे, टैक्स लेंगे। ये सिस्टम को खत्म कर दिया गया, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया। दूसरा, क्लर्जीज को भी फोर्स किया गया कि वो अपने प्रिविलेजेस को भी टैक्स वैक्स नहीं देंगे, इसको गिव अप करें। तिथीज वर एबोलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय चर्च वर कन्फिस्टिगेटेड। जो टैक्स जो कि तिथीज के नाम पे, TITHES जो कि ये टैक्स था जो कि चर्च को मिलता था, ये खत्म कर दिया गया। चर्च के जमीन को कहा गया कि कॉन्फिस्टिगेट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा लोगों में। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 2 बिलियन लीव्स। इतना ज्यादा चर्च ने लेके रखा था, ठीक है। इसे कॉन्फिस्टिगेट कर दिया गया। अब फ्रांस जो था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। ये है 2.1 का हेडिंग। इसे हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब तक हमने पढ़ा कि लोगों के अंदर एजिटेशन आया। एजिटेशन क्यों आया? क्योंकि सरकार जो थी दिन प्रतिदिन निरंकुश होते जा रही थी, प्रिविलेजेस पे प्रिविलेजेस खा रही थी। उसके अलावा लोगों में के टैक्स ले रही थी, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा रही थी। लुइस 16 ने, जो कि 1614 में पहली बार एक बार स्टेट जनरल आया था, उसके बाद 1789 में बुलाया 5 ऑफ मई को टैक्स जनरल सॉरी स्टेट असेंबली। और उसमें जो कि लोग थे थर्ड स्टेट के, उनको बैठने तक की जगह नहीं दी गई। वो 600 मेंबर्स वॉकआउट किए और उन्होंने स्पोर्ट टेनिस स्टेडियम में जाकर वो लोगों ने जमा हुए। और जमा होने के बाद वे लोग डिसाइड किया कि वो लोग नेशनल असेंबली बनाएंगे। नेशनल असेंबली का लीडरशिप मिरेबियो एंड एबेसैर ने किया और वो लोग मिलके काफी हद तक आतंक मचाया। आतंक इन सेंस कहने का मतलब सरकारी बिल्डिंगों को लूटा, सरकारी बिल्डिंगों को बर्बाद किया, बेस्टाइल को तोड़ा, मिलिटिया बना। इधर रोटी का दाम बढ़ गया तो ब्रेड का दाम बढ़ गया, तो फिर अब औरतों ने दुकानदारों को जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे उन्हें लूटा, खत्म किया। गांव में यह र्यूमर फैल गया कि लैंडलॉर्ड्स खेतों को खत्म करने के लिए एक आदमी रख लिए हैं। तो उसके खिलाफ लोगों ने जमींदार के घर पे हमला करके वो लैंड ड्यूज थे उसे खत्म किया, जिसे मैनोर ड्यूज कह रहे थे, उसे खत्म कर दिया। और इस तरह से राजा जो था, जब लुइस 16 के हाथ में कुछ रहा नहीं, तो उसने डिसाइड किया कि भाई 4 अगस्त 1789 को डिसाइड किया कि अब से फ्रांस का जो राजा है उसका पावर कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा, और इसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनने के बाद क्या क्या हुआ, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबॉडी।